Hello everyone. Once again, we are meeting today for the next chapter of our civics, that is chapter 3 of civics. The chapter name is the government, and it is the first session of the chapter. So today we are going to know about the government. What is a government? एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्यों फॉर्म की जाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं. I think before I start from your book, we must see a video related to this topic. I hope you will understand. Then I will continue the explanation of the chapter. So first of all, let's have a look of the video. Hey guys, how are you doing? आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट. आपके एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए हमने इसके पीडीएफ नोट्स बना रखे हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसका लिंक हम नीचे कमेंट्स में दे देंगे और आप हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी चेकआउट कर सकते हैं. एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीड फॉर अ गवर्नमेंट, कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत किस चीज के लिए पड़ती है. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे टास्क हैं जो गवर्नमेंट कंप्लीट करती है, लाइक मेकिंग डिसीजंस, टेकिंग एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज, पोस्टल और रेलवेज जैसी एसेंशियल सर्विसेज रन करना, कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, मेंटेनिंग पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस, फूड और गुड हेल्थ फैसिलिटी अपने सिटीजन्स के लिए मेंटेन करना, इंश्योर करना, एड और असिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना उन लोगों के लिए जो किसी नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड है. इस टाइप के बहुत सारे रोल्स जो हैं वो गवर्नमेंट प्ले करती है. इनफैक्ट कोई भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जब क्राइम होता है तो उनके ऊपर जो रूलिंग्स दी जाती हैं वो कौन देता है? कोर्ट्स. और कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ एसेंशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. इसको एक लॉजिकल फॉर्मेट में समझते हैं. जब ह्यूमन बीइंग्स साथ में रहते हैं और साथ में काम करते हैं एक सोसाइटी में, सो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सके, राइट? ऐसे रूल्स होने चाहिए जो सब पे अप्लाई हो सके. तो ये रूल्स बनाएगा कौन और इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये काम करती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. गवर्नमेंट्स वो डिसीजन लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं जिसके बेसिस पे लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा केओस होगा और जिस हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हम लोग फॉलो करते हैं वो मुश्किल हो जाएगा. इंडिया में गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन रेलवेज. इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है. और गवर्नमेंट सिर्फ एक सिंगल लेवल पे नहीं होती है. देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, जैसे लोकल लेवल जो हमारे विलेज या टाउन में लोकली काम करते हैं. फिर देयर इज स्टेट लेवल विच कवर्स द एंटायर स्टेट ऑब्वियसली, एंड देन फाइनली द नेशनल लेवल जो पूरी कंट्री से रिलेट करता है. एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया. और ये कैसे हुआ था? जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया था और उसको 2 स्टेट्स में बनाया गया था, देन तेलंगाना वाज फॉर्म्ड. इसी तरह से 31 अक्टूबर 2019 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जैसा कि आपको अभी तक के हमारे डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि मेकिंग लॉज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ड्यूटीज. गवर्नमेंट जो है ये लॉज बनाती है और हर कोई जो उस कंट्री में रह रहा है वो इन लॉज को फॉलो करता है और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है. गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड इट आल्सो हैज द पावर टू एनफोर्स दीज डिसीजंस, क्योंकि अगर एनफोर्स करने का पावर नहीं होगा तो डिसीजन बना के कोई फायदा ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपको भी मालूम है कि एक लॉ है कि एनीवन हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल, उसके पास उस व्हीकल को ड्राइव करने का लाइसेंस होना चाहिए. ये तो लॉ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? कैसे इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स इस लॉ को फॉलो करें? अगर वो ये लॉ नहीं फॉलो करते हैं तो उनपे फाइन लगाया जाता है या उनको पनिश किया जाता है. और इस तरह से गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि ये जो लॉ बना है दैट एवरीवन शुड हैव अ लाइसेंस बिफोर ड्राइविंग अ व्हीकल, ये इम्प्लीमेंट हो सके. डिसीजन लेने का पावर तभी इफेक्टिव है जब उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर हो, और इन्हीं लॉज की वजह से गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज इफेक्टिव. इनफैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लोग भी इंश्योर कर सकते हैं कि लॉज फॉलो हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी दिखता है कि किसी प्लेस पे लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है
so that person can approach the court. वहाँ पे petition फाइल करी जा सकती है और then court will make sure कि laws follow हो. So far we have discussed the duties of the government. लेकिन now we come to the types of government. Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? किसने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट will make decisions and enforce laws? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है उस कंट्री में. पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है, और इसके लिए फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी पूछा था. Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? डेमोक्रेसी में ये पावर जो है ये लोग देते हैं गवर्नमेंट को. It is the people who give the government this power. How? Through elections. इलेक्शंस में लोग वोट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और उसको इलेक्ट करते हैं. ये इलेक्टेड पर्सन जो होता है ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ये लोग जो इलेक्ट किए जाते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है ये एक्शंस लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है और डिफेंड करती है लोगों के सामने, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये उनके इंटरेस्ट में लिया जा रहा है. So basically, if you see, the power is with the people. उन्होंने जिसको as a representative choose किया, that person has the right to make decisions and enforce laws for the people. दूसरा form of government था monarchy. Monarchy में जो monarch होता है, मतलब king या queen, is called the monarch. So the monarch has the power to make decisions and run the government. monarch के पास कुछ special लोग हो सकते हैं जिनसे वो important matters discuss करें, लेकिन हमेशा final decision जो होता है, that remains with the monarch. फाइनल डिसीजन लेने का पावर हमेशा मोनार्क के पास होता है. और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन दैट डिसीजन टू द पीपल, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है. किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड देयर डिसीजंस टू द पीपल. वो जो चाहे कर सकते हैं और लोग कुछ नहीं कह सकते. सो इस तरीके से डेमोक्रेसी और मोनार्की अलग होते हैं. ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. Yes, I hope you have got some introduction about the topic the government. अभी आपने सुना कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के क्या और कितने टाइप्स की गवर्नमेंट हमारे वर्ल्ड में पाई जाती है. तो through this introduction we have come to know about so many things, making of laws, implementation of laws. So different works are there for the government. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव व्हाट इज़ गिवन इन द बुक. तो हम बुक से पढ़े. सबसे आई होप कि आपको गवर्नमेंट का मतलब मीनिंग समझ आ गया होगा. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक. द गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्री विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द कंट्री. ये गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. गवर्नमेंट हमारे कंट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें बताती है कि लोगों की विल क्या है, लोगों की विल क्या है एंड इम्प्लीमेंट्स इट. और जो लॉज बनाए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना. एंड रन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि स्टेट की जाती है, दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट नहीं हो तो आप सोचो कि कितना मेस क्रिएट हो जाए कंट्री में, क्योंकि लॉज मेकर्स ना हो, इम्प्लीमेंटर्स ना हो तो क्या होगा. So, there are various forms of government, but democracy and dictatorship are the two most common forms. बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट्स हैं हमारी वर्ल्ड में, लेकिन उनमें से 2 फॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. एज वी आर हैविंग these both types of government in different parts of the world at present. अगर आप देखते हैं तो वी हैव अर्लियर जर्मनी हैड द डिक्टेटरशिप, Hitler was there. Now we have the Kim Jong of Korea, North Korea. He is the dictator. And as far as India is concerned, India is a democracy. India is a democracy where the government is by the people, for the people, of the people. So the word democracy has been derived from 2 Greek. अगर हम अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोस एंड क्रेटोस. डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस मीन्स द पावर. मीन्स जहाँ पर
people have the power. Democracy in this way is as a democracy is a form of government, underline कर देना, is a form of government in which the ruling power is vested, जहाँ की ruling power किसके हाथ में, it is totally lying in the hands of people and who can change it through constitutional means. ये पूरी तरह से लोगों के हाथ में है और ये उनके हाथ में ये भी है कि वो उस पावर को किसी तरह से भी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बाय इलेक्शंस. ऑन द अदर हैंड अगर हम डिक्टेटरशिप को देखें, इट इज़ ऑपोजिट टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन इट all the powers are in the hands of a single individual. जितनी भी पावर्स हैं कंट्री को रन करने की वो एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में है और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक छोटे सा ग्रुप है जो कि उन पावर्स को यूटिलाइज कर रहा है. एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. और जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन ऑफ द कंट्री. A dictator gets authority by power and maintains it by the use of force. और जो डिक्टेटर है उसको अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है एंड इट मेंटेन्स बाय द यूज़ ऑफ फोर्स. और वो उसको फोर्स की हेल्प से उस पावर को मेंटेन करे रहता है, किसी और को मौका नहीं देता है. जैसे हमने अभी बात करी, हिटलर वॉज इन द पास्ट एंड एट प्रेजेंट वी हैव द किम जोंग. He has unlimited powers and he is not answerable to anybody for using these powers. वो उसके पास सब powers हैं and they are not answerable to anyone. अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन. ये हमें मिलता है सिर्फ डेमोक्रेसी में. तो इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन मीन्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वी हैव द right to participate in the political process through our vote. Through voting we can participate in our elections. People participate in democratic processes at various levels. लोग different levels पे इस process में participate करते हैं. For the vast majority of people participation is limited to just casting their votes. And for the vast majority of the people participation, because during the elections they accept passively every law that is passed. अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी ऐसी मेजॉरिटी है जो कि लोग इस इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड द मीन्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच लिमिटेड टू कास्टिंग द वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस. दे एक्सेप्ट, और वो क्या करते हैं, वो बड़े पैसिवली, बड़े इनएक्टिवली हर लॉ को मान लेते हैं, हर लॉ को फॉलो करते हैं विच हैज़ बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर आर अदर्स, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है लोग हैं, दोज हु प्रेजेंट देमसेल्व्स एज एंड कैंडिडेट्स टू द इलेक्टोरेट. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को एज कैंडिडेट उसमें रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इलेक्शन कैंपेन्स. कैंपेन्स को अंडरलाइन करेंगे. कैंपेन्स का मतलब होता है टू प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स in order to achieve a special aim. कैंपेन मीन्स उस टाइम पे कैंपेन जब चलता है तो उनका लोगों का जो कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों का मेन एम क्या होता है, टू विन द इलेक्शन, टू गेट द मैक्सिमम वोट्स ऑफ द वोटर्स. सो दे प्लान एंड दे डू नंबर ऑफ थिंग्स to convince the people to achieve their special aim. Many others join them to do house to house canvassing. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन लोगों को ज्वाइन करते हैं हाउस टू हाउस canvassing में. they try to persuade people to vote for a particular person. Canvassing means to persuade the people to vote for a particular person, कि आप इसको वोट दीजिए, ये आपके लिए काम करेगा. they come and make commitments, they come to your house, they make commitments and they request you to vote their candidate.
अ थर्ड कैटेगरी, अब इसमें थर्ड कैटेगरी कौन सी है? रिलेट्स टू दोज हु एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड कैटेगरी उनकी है जो दोज हु रिज्यूम, दोज हु एज्यूम दे मीन्स दे do their duty, they to begin after a pause or interruption responsibility for running the government means वो क्या करते हैं, वो एक बीच में ब्रेक देते हैं, एक बार रुक जाने के बाद वो फिर से अपनी ड्यूटीज़ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम करते हैं। द ऑपोजिशन लीडर्स एक्ट एज अ चेक ऑन ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज इन अ गवर्नमेंट, और जो अपोजिशन होते हैं वो जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अपोजिशन लीडर्स, दे एक्ट एज अ चेक ऑन देम, दे वो उनके ऊपर चेक रखते हैं, मीन्स दे कीप अ वॉच ऑन देम सो दैट वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। फ्री एंड ओपन डिबेट आप लोगों ने बहुत देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे हम जनरली देखते हैं, स्पेशली इन इलेक्शन डेज, दे फ्री एंड ओपन डिबेट्स आर देयर ऑन मीडिया नाउ डेज। competition for power and pressure group activity are essential preconditions of the democratic system of government. Free and open debate हमको time to time मिलता है। competition for power and pressure group activity, pressure group activity means a particular group gives pressure to give pressure on the people to vote for a particular person and are essential, and these are the essential preconditions of the democratic system of India. ये इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अब बन चुका है। अब ज़रा हम बात करते हैं, फैक्ट फाइल हम पढ़ें, राइज ऑफ द डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी। अभी मैंने आपको बताया जर्मनी में था कौन था, हिटलर, एंड इटली में मसोलिनी वॉज द डिक्टेटर। अब ज़रा हम इनके बारे में पढ़ें। The interwar period 1919 to 1939 saw the rise of dictatorship in Italy and Germany. अब डिक्टेटरशिप की आप हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, डिक्टेटरशिप एंड एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप बिल्कुल डेमोक्रेसी के उलट है, बिल्कुल एंटी है, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है। इट गिव्स राइट्स टू पीपल, इट गिव्स नो राइट्स टू पीपल, ये लोगों को कोई राइट्स नहीं देते। टॉलरेंस मीन्स इनमें कोई टॉलरेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। नीदर ऑपोजिशन नॉर क्रिटिसिज्म, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि इनको कोई ऑपोजिशन करे या इनके बनाए हुए लॉज या इनके डिसीजंस को कोई क्रिटिसाइज़ करे। इफ़ एनविसेजेस वन पार्टी रूल, और बाई चांस अगर इसमें कोई भी एनविसेजेस मीन्स इमेजिन और थिंक, अगर कोई दूसरी पार्टी इस बात के बारे में सोच भी ले, कंट्रोल बाय वन लीडर विद टोटल अथॉरिटी, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन लीडर, जो लीडर है उसके थ्रू वो बिल्कुल टोटल अथॉरिटी से कंट्रोल कर दिया जाता है, मीन्स उसे कोई राइट नहीं है दैट ही कैन इवन इमेजिन और थिंक टू रूल, है ना। द इंडिविजुअल हिज फ्रीडम, एक कोई भी इंडिविजुअल उसकी आज़ादी, हिज वेरी थिंकिंग आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इट इज़ मीन्स ना वो कुछ बोल सकता है, ना वो उसे किसी तरह की फ्रीडम है, और ना वो कुछ उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोच सकता है। दिस इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ डिक्टेटरशिप। द मोटो ऑफ द डिक्टेटर इज़ एवरीथिंग। डिक्टेटर का मोटो क्या होता है? एवरीथिंग विद इन द स्टेट, ये आप अंडरलाइन करिए, एवरीथिंग विद इन द स्टेट एंड नथिंग आउटसाइड और बियॉन्ड द स्टेट। सब कुछ विद इन द स्टेट है, एंड नथिंग मीन्स उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्टिविटी विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड आउटसाइड और बियॉन्ड द स्टेट, मीन्स वट एवर इज गोइंग इन साइड द स्टेट और इन द कंट्री, it has to be there, it has to be there, only nobody else will come to know about those actions
or any happenings of the country, so that nowadays we know so many things. We come across so many happenings which are there in a dictator country, that is North Korea. Sometimes we get a news that the dictator is dead. Sometimes we get a news that he is not in the country. Sometimes we get the news that he is not fine. And after that, after some days, he just comes in front of the people. So these things are happening every day, day to day life here. And democracy like India, everybody has a freedom. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी की हम देखते हैं हेडिंग, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे. व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग, जहाँ पर डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है in which the ruling power is vested. Vested means lying. It is in the hands of people. ये जो जितनी भी पावर है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. जब गवर्नमेंट लोगों से बनती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनती है, एंड ऑफ द पीपल, और हम आप में से ही कुछ लोग उसमें इलेक्ट किए जाते हैं एज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. फिर है डिक्टेटरशिप की है डेफिनेशन, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें. अंडर डिक्टेटरशिप all the powers are in the hands of single individual or a small group of individuals. अब हम देखते हैं डिफरेंसेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप. आई थिंक यू मस्ट नो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप डिफरेंस. लेट मी टेल यू. पावर्स, सबसे पहले पावर्स का डिफरेंस है. इन डेमोक्रेटिक इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल, एंड इन डिक्टेटरशिप इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ सब लोगों के हाथ में पावर है, यहाँ सिंगल इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एम क्या है? द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एम, है ना. और जो मेन एम डिक्टेटरशिप का है वो है द मेन एम ऑफ द डिक्टेटर इज़ वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप. जो वहाँ पे रूलिंग कर रहा है, देयर एम इज़ द अपर मोस्ट एम, देयर वेलफेयर इज़ द अपर मोस्ट एम ऑफ दैट डिक्टेटर. देन इज़ पॉलिटिकल राइट्स. डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल राइट्स हैं, पीपल हैव द पॉलिटिकल राइट्स. बट इन डिक्टेटरशिप, अंडर डिक्टेटरशिप, नो पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन टू द पीपल. यहाँ लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए गए. opposition has a major role in democracy, and they have the right to oppose unlawful decision of the government. इनको ये right होता है डेमोक्रेसी में कि अगर गवर्नमेंट कुछ अनफेयर डिसीजंस कर रही है, ले रही है, अनलॉफुल डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो पीपल हैव और ऑपोजिशन हैव द राइट टू अपोज, टू डिस्कार्ड दोज लॉज बाय द गवर्नमेंट. और डिक्टेटरशिप में ऑपोजिशन का क्या रोल है? इन डिक्टेटरशिप ऑपोजिशन ऑफ एनी टाइप इज़ नॉट टॉलरेटेड. वहाँ बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, वहाँ अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप उसके ऑपोजिशन में कुछ कह सकें, है ना. अब हम आते की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब सबसे पहले हम बात करेंगे की एलिमेंट्स. डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोवेनिटी विद पीपल. यहाँ पे सोवेनिटी विद द पीपल, इसका मतलब हम बताएंगे द पावर्स. सोवेनिटी विद द पीपल मीन्स द पावर दैट इज़ इन अ कंट्री इज़ मीन्स it is only in the hands of the government of the country. Means no outsider can interfere in our matter. Suppose हमारा और पाकिस्तान के disputes चल रहा है तो अमेरिका कहे कि I'll interfere in the political matters of India और Pakistan, but India will not allow, because India is a sovereign country, and it will not allow the interference of any other country in its administration.
In democracy, sovereignty rests with the people who are also the source of power. Government gets all its power from the people. Government को इसकी सब powers अपने ही लोगों से मिलती हैं and is answerable to them. और ये कुछ भी हमारी country में happening होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे लिए आंसरेबल है फॉर द यूज़ ऑफ दिस पावर्स. इन ब्रीफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर आर द पीपल. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर यहाँ में इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी में कौन है, दे आर द पीपल. फिर है लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स हमें आज़ादी है, हमें एडवांटेज है, हमें लिबर्टीज़ है, हमें छूट है हर चीज़ की. अब हम उसको पढ़ें कैसी है. वी कैन फॉलो एनी रिलीजन, वी कैन डू एनी वर्क, है ना. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक. अब आप लिबर्टी को भी अंडरलाइन कर लें, है ना. लिबर्टी करा हमने, सोवेनिटी विद द पीपल करा. It is also an essential characteristic of democracy. In democratic setup, everything is free. Everybody is free to express his opinion. हमें ये लिबर्टी है कि हम अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू फॉर्म एसोसिएशन, हम किसी भी तरह के एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं. टू हैव फेथ इन एनी रिलीजन, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वी कैन फॉलो एनी रिलीजन. To have faith in any religion and to profess the same and to criticize the government. We have the right to criticize the government also. We have this liberty in our democracy. And liberty leads to the overall development of the citizens. So liberty से overall development होता है लोगों का. Means people are not bound actually for anything. They are free to choose any occupation. They are allowed to choose any occupation, any religion, है ना. They can form any association. Means for any nothing they are being bounded. अब हम आते हैं इक्वलिटी. इक्वलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आर डेमोक्रेसी. ये हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वलिटी. इक्वलिटी ने क्या कहा है कि इन इंडिया वी हैव द राइट टू इक्वलिटी. ये हमारे राइट्स में भी है. राइट्स टू इक्वलिटी मीन्स वी ऑल आर हैविंग दिस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, जब हम स्लेव से, अगर हम बिफोर इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ें तो वी कम टू नो दैट देयर वर सो मैनी डिफरेंसेस इन द पीपल, देयर वर सो मैनी कास्ट lying in the country, and people have been very much discriminated on the basis of certain things. And जब हम आज़ाद हुए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वलिटी दिया. चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हों, चाहे हम किसी भी कलर के हों, चाहे हम ब्लैक हैं, चाहे वाइट हैं, गोरे हैं, काले हैं. वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन डिस्क्रिमिनेशन basis. We have to be treated equally. So equality is also one of the pillars of democracy. क्योंकि जब हम सबको equally treat नहीं करेंगे then our country's progress will not be possible. So in democracy everybody is given equal status and no discrimination. डेमोक्रेसी में किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है. एंड इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के, कलर, रेस एक्सेट्रा. एवरी इंडिविजुअल गेट्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स. सबको इक्वल इकोनॉमिक राइट है, पॉलिटिकल राइट है एंड सिविल राइट है. दीज थिंग्स यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस मोर. फिर है फ्रेटर्निटी. व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी है कि द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप. फिर से मैं बता रही हूँ, फ्रेटर्निटी का मतलब है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप. अब ये कैसे होगा? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी. किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेस क्या है? म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी. हमें म्यूचुअल गुडविल, आपसी
आपसी गुडविल, आपसी अंडरस्टैंडिंग एंड आपसी द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, क्यों ज़रूरी है। द पर्पस ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल इज़, जब हमने सबको इक्वल राइट्स दिए, आपको भी, मुझे भी, आपके फ्रेंड्स को भी, सबको जब इक्वल राइट्स है, तो दिस विल ऑटोमेटिकली, ये क्या करेगा, एवरी इंडिविजुअल को प्रमोट करेगा टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग देम ऑल। तो इससे क्या होगा, सब में एक फ्रेंडशिप, एक आपसी भाईचारा, एक सपोर्ट होगी लोगों के आपस में, बिकॉज दे विल फील दैट दे ऑल आर इक्वल। और अगर वो जब ये सोचेंगे कि वी आर ऑल इक्वल, नोबडी इज़ हाई, नोबडी इज़ लो, नोबडी इज़ black, nobody is white, nobody is rich, nobody is poor, then only they will have the mutual friendship, feeling of friendship and support, and definitely it promotes mutual love which ultimately strengthens the nation. और जब हमारे अंदर ये फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप होगी और सपोर्ट की फीलिंग होगी कि हमें आपस में सपोर्ट करना है, फ्रेंडशिप करनी है, देन डेफिनेटली इट विल स्ट्रेंथन द नेशन। नेक्स्ट है स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर मीन्स। इसका क्या मतलब है, इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल इज़ नॉट सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी इंडिविजुअल को स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, और आपका स्टेट यहाँ ये हमारे 29 स्टेट्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है हमारी कंट्री की। किसी भी इंडिविजुअल को स्टेट के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। रादर द स्टेट एंड गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड द मीन्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इसके बदले क्या माना जाता है, क्या कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड द मीन्स, दे गवर्नमेंट और स्टेट, गवर्नमेंट और कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी की ज़रूरत है, सपोज़ मुझे जॉब की ज़रूरत है, गवर्नमेंट हैज़ दिस ड्यूटी। मुझे हाउस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल माई नीड्स। देयरफॉर द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई, इसीलिए द स्टेट, द कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। इसको मैं आप एक तरह से और समझाती हूँ आपको कि सपोज़ हम बात करते हैं हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे एजुकेटेड यूथ हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। इन दैट केस स्टेट एंड गवर्नमेंट मीन्स हमारी कंट्री और हमारी गवर्नमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सच यू कैन से चांस टू द पीपल, टू द एजुकेटेड पीपल टू गेट सम जॉब्स। और आजकल हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में जॉब्स की प्रॉब्लम है। In that case, our government is promoting that Make in India and startups policies, programs शुरू है, startup program, you can take loan from the bank and you can start your own, because it is the responsibility of the government to engage people in different occupations, different jobs, so they have to create jobs for the people, or they have to create some other means so that they may be engaged in work. I hope you have understood. अब आते हैं रूल ऑफ द मेजॉरिटी। रूल ऑफ द मेजॉरिटी क्या होता है? प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो नोन एज द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। रूल ऑफ द मेजॉरिटी ये होता है कि जो इलेक्शंस जब होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी विन करती है, दे हैव द राइट टू रूल ऑफ द कंट्री। In general election, whichever party gets clear majority means maximum votes, forms the government. वो उसको ये right है, उसको ये chance मिलता है that they may form the government. But while running administration, majority cannot ignore the
लेकिन जब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कर, सपोज आप रूलिंग में आ गए हैं और आप रूलिंग में लगे हुए हैं, बट इट यू कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। लेकिन आपको ये किसी ने राइट नहीं दिया कि आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करें, उनकी बातों को ना सुनें। फिर आता है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है? In democracy, the administration is not run according to the wishes of any particular individual or a group of individual. Democracy में administration किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप की मर्ज़ी से नहीं चलता। रादर इट इज़ रन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड लॉज। ये फिक्स्ड लॉज के अकॉर्डिंग चलता है, विच आर सुप्रीम, जो कि सबसे बड़े हैं, एंड इंडिविजुअल इज़ पनिश्ड, और किसी भी इंडिविजुअल को पनिश किया जा सकता है ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ लॉ। और उन लॉज को अगर कोई तोड़ता है, उन नियमों को कोई तोड़ता है, दे हैव द चांस टू बी पनिश्ड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी इज़ ऑलवेज देयर बिकॉज जुडिशरी इज़ ऑल्सो अ पार्ट। अभी हमने वीडियो में भी देखा था, जुडिशरी आवर कोर्ट्स हैव द राइट टू पनिश द पीपल हु आर वायलेटिंग द लॉज। अब हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम पढ़ेंगे, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम देख रहे हैं, तो इसमें हम देख डिसेंट्रलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब हमने सपोज एक पार्टी रूलिंग में आ गई, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मस्ट दैट पार्टी विल रिमेन फॉर एवर। हम उसको वी हैव द राइट टू ट्रांसफ़र आवर डिसीज़न, है ना। जो हमारे कंट्री के डिसीज़न मेकर्स हैं, जो हमारे कंट्री के जो पावर है, वी हैव द राइट टू ट्रांसफ़र द पावर। इन democracy, powers are decentralized from top to bottom. मीन्स अगर हम सेंट्रल अथॉरिटी, ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी की हम कर सकते हैं from top to bottom, because with this the government at any level cannot become arbitrary। मनमानी नहीं कर सकती, arbitrary means स्वतंत्र नहीं हो सकती, they have to work according to the people। अगर हम decentralization of power नहीं करेंगे, अगर हम उस चीज़ को ट्रांसफ़र और डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो उसका क्या नतीजा? विद इससे क्या हम कंट्रोल करें? बिकॉज विद दिस द गवर्नमेंट एट एनी लेवल कैन नॉट बिकम, ताकि किसी भी लेवल की गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी ना बने, मनमानी ना कर सके। द पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले टू टेक देयर डिसीजन, अपने डिसीजंस लेने के। द एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल। एडमिनिस्ट्रेशन भी जब उसको ये उसको पता है एडमिनिस्ट्रेशन को दैट वी हैव द चांस टू बी डिसेंट्रलाइज, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल एंड लोकल नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की नीड्स का ध्यान रखा जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल है, विच डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस गेट फुलफिल्ड। और इस तरह से लोगों की जो भी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम फुलफ़िल होती है। इस तरह से हमने देखा देयर आर 8 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले है, हम एक बार रिवाइज कर लें, सोवेरेनिटी विद द पीपल, फिर है लिबर्टी, then equality, then fraternity, state and government armies, फिर rule of majority, rule of law and decentralization of power। इस तरह से हमने देखा कि कितनी सारी चीज़ें हैं which are there to form a government and which can stop a government to be arbitrary, है ना। तो दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव एंजॉयड टुडेज पार्ट, today's session, and let me give you some homework. You will write the definition of democracy, dictatorship, and you will write the key elements of democracy. You will write in points, and write the democratic government and the difference between democracy and dictatorship. And I hope today's session is clear to you.
See you in next session. Thank you and have a nice day.